हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल वर्माल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में देखने वाले हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में हम लोग का जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के डिफरेंट फॉर्म। यानी कहने का मतलब क्या कि कूलम्ब नियम के सदिश रूप का एक फॉर्म आप इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं और आज हम लोग कूलम्ब नियम के सदिश रूप का ही दूसरा फॉर्म पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या कि जब दो आवेश दिए गए हों और दोनों के स्थिति सदिश के रूप में हमको कूलम्ब नियम के सदिश रूप को व्यक्त करना हो तो कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे, कैसे उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, आपका हेडिंग दिया गया है आवेशों के मध्य उनके स्थिति सदिशों के पदों में कूलम्ब बल। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये कि दो आवेश दिए गए हैं और दोनों का पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है, तो उनके पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश के रूप में आपको कूलम्ब नियम का वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो देखेंगे हम लोग जानते क्या है कि दो आवेश अगर हो और दोनों के दोनों कैसे आवेश हो, बिंदु आवेश। और आप देखे थे कि हम लोग यहां मान लेते हैं इसको, ये मान लिए कि Q1 चार्ज है और ये मान लिए हम लोग कि ये Q2 चार्ज है। ऐसे Q1 Q2 दो चार्ज हो गया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं R मान लेते हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम लोग कितना मान लिए, तो इसको मान लिए हम लोग कि ये डिस्टेंस R है। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या कि F इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है अगर दोनों के दोनों आवेश Q1 Q2 निर्वात में हो तो। लेकिन ये तो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और वो भी स्थिति सदिश के रूप में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका और इसका स्थिति सदिश दर्शाएंगे। और स्थिति सदिश जानते हैं किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो मूल बिंदु ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि निर्देशांक देखते हैं। ये हम लोग का हो गया एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ये उधर हो जाएगा, और ये हम लोग का हो गया वाई, यहां हो गया ये ओरिजिन। स्थिति सदिश हम लोग ये इसको मान ली कि ये Q2 है, यहां ये Q2 चार्ज है और ये Q1 चार्ज है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग Q1 का स्थिति सदिश दिखाएं यानी पोजीशन वेक्टर, तो कुछ हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और अगर Q2 का स्थिति सदिश दिखाएं तो कुछ हम लोग ऐसे दिखाएंगे। यहां पर ये हो गया Q2, इसको हम लोग मान लिए कि ये कितना है R1। Q1 के लिए क्या मान लिए, स्थिति सदिश हम लोग R1 मान लिए, और Q2 के लिए जो स्थिति सदिश मान है उसको क्या मान लिए हम लोग R2 वेक्टर मान लिए। ऐसे अब देखना है हम लोग को कि Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है, या Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा है, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल का मान उतना ही होगा जितना कि Q2 द्वारा Q1 पर बल लगेगा। सही है। अब इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, R। कितना है वह R, और किसके किसके बीच का डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 और 2 यानी Q1 और Q2। अब यहां पर देखना ये है कि ये और ये R1 R2 है, तो ये भी क्या है, ये भी R है। इसके बीच का डायरेक्शन हम लोग क्या लें, Q1 से Q2 ले या Q2 से Q1 ले। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग फोर्स किधर से किधर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग ये ले रहे हैं कि Q1 जब Q2 पर फोर्स लगा रहा है, Q1 फोर्स लगा रहा है किस पर, Q2 पर फोर्स लगा रहा है। तो थोड़ा इसके लिए ध्यान दीजिए, जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो अगर दोनों के दोनों क्या सेम चार्ज हो, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव, तो जब दोनों के दोनों सेम चार्ज हो और Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब ये इधर फोर्स लगाएगा। तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, अगर यहां से इसको फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा इस पर। ये क्या है, तो Q2 पर लगने वाला फोर्स है। तो ध्यान देंगे F लगा किस पर, Q2 पर, तो 2 किसके द्वारा, 1, तो 1 जिस पर फोर्स लग रहा है वह पहले
और जिसके द्वारा लग रहा है वो बाद में। तो Q2 पर फोर्स लगा तो 2 पहले और Q1 के द्वारा तो 1 बाद में। अब देख रहे हैं कि जब ये इस पर फोर्स लगाया तो ये भी इस पर फोर्स लगाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे। इसको हम लोग सीधा कर देते हैं ऐसे। अब ये बताइए इसका नाम क्या देंगे हम लोग, तो इसका नाम किस पर फोर्स लग रहा है बोलिए, Q1 पर। तो यहां क्या लिखेंगे, F1 किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, तो ये 2 F1 2 ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग को वेक्टर फॉर्म में क्या चाहिए, F21 और F12 भी किसके फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि पहले से क्या करते हैं, इस फिगर के बारे में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि Q1 तथा Q2 निर्वात में दो बिंदु आवेश रखे गए हैं। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, जिनके स्थिति सदिश r1 वेक्टर तथा r2 वेक्टर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आप इसको चित्र से भी समझ सकते हैं। ये क्या हो गया। अब देखना हम लोग को कि क्या इसका हम नाम दे, अगर ये ए नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं बी, इस पॉइंट के नाम ए दे दिए, इस पॉइंट के नाम बी दे दिए। अब ये बताइए कि अगर यहां से हम लोग क्या करें, ट्रायंगल लगाएं, किसमें, ओ ए बी में ट्रायंगल लगा दिया जाए, यानी सदिश योग के त्रिभुज नियम। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या जानते हैं हम लोग कि इसमें परिणामी सदिश का काम कौन करेगा। तो देख रहे हैं ओ ए प्लस ये ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ओ बी वेक्टर। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहां से, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ये ओ बी वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये ओ बी वेक्टर माइनस ये ओ ए वेक्टर, ये ओ ए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहां पर क्या है, यह तो वेक्टर आर है इक्वल टू ओ बी क्या है, तो देखिए ओ बी क्या है, ये वेक्टर आर है, R2 है, तो ये R2 माइनस ये हो जाएगा वेक्टर R1। अब ध्यान देंगे स्टेप्स, इसका डायरेक्शन हम किधर से किधर लिए हैं, तो इसका डायरेक्शन हम लोग 1 से 2 की ओर लिए हैं, 1 से 2 की ओर लिए हैं। तो इसको आप चाहें तो R1 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R2 1, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है, इसको लिखता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन कैसे निकालते हैं, तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटाते हैं, यानी कि अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी इसका नाम क्या यूज करता है, ये 2 1। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे इसके लिए, 2 1। तो इस डायरेक्शन में नाम क्या देंगे, तो ध्यान दीजिए कहां से चल रहे हैं, Q1 से चल रहे हैं Q2 की ओर, यानी Q2 तक। तो ये 2 पहले और ये 1 बाद में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में जब हम बात करते हैं तो कैसा बात करते हैं, पहले फाइनल पॉइंट फिर उसके बाद इनिशियल पॉइंट। तो कहां जा रहे हैं, Q2 के पास, तो 2 पहले, कहां से जा रहे हैं, Q1 के पास, तो 1 पहले, 1 बाद में हो जाएगा। आप देख भी रहे हैं यहां पर भी ऐसे ही आ रहा है, क्या आ गया, ये R2 1। अगर हम लोग ये कहें इसी प्रकार
इसी प्रकार अब यहां ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, तो अच्छा ये थोड़ा सा इससे पहले रुकिए, क्या लिख सकते हैं यहां से, देयरफॉर इसका R21 का डायरेक्शन क्या है, किसके डायरेक्शन में है, F21 के डायरेक्शन में है। तो हम लोग जब F21 वेक्टर निकालेंगे तो F21 वेक्टर का जो मान आएगा वो किस में आएगा, मैग्नीट्यूड में आएगा, लेकिन जैसे ही उसमें हम किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। तो इस डायरेक्शन में यानी F21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो देख रहे हैं ये R21 ही है, लेकिन उसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यहां से यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा R21 का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, तो अब जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं कि ए कैप अगर है तो वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे जानते हैं। तो यहां लिखिए क्या, R21 कैप और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ऐसे हो जाएगा, देख सकते हैं यहां से ये ऊपर वेक्टर और उसका फिर नीचे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि R21 के जगह ये लिख दिया जाए, यानी R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई और फिर यहां पर क्या R2 वेक्टर माइनस ये R1 वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको मिटा दिया जाए, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखते हैं इसी प्रकार क्या लिख दिया जाए। अभी देखिए ये R21 है तो क्या यह है R2 माइनस R1, तो अगर हम लोग ये बोले कि R12 होगा तब क्या होगा, R12 क्यों, तो देखिए R12 इसलिए क्योंकि मुझे F12 R12 जब लेंगे क्या बोले अभी यहां से, फिर देखिए R21 इसका मतलब क्या कि 2 के पास जा रहे हैं, कहां से 1 से, कहां जा रहे हैं, R21 मतलब 2 के पास जा रहे हैं 1 से, और यहां क्या है R12 तो 1 के पास जा रहे हैं कहां से 2 से। तो देखिए 1 के पास जा रहे हैं कहां से 2 से, तो जब 2 से 1 के पास जाएंगे तो इधर जाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में, यानी किसका F12 के डायरेक्शन में। तो क्या लिखे अभी, अगर R21 है तो R2 माइनस R1, तो R12 होगा तो क्या लिख देंगे यहां से R1 माइनस R2, ऐसे लिख देंगे। अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाए तो देयरफॉर R12 का कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसका ये मैग्नीट्यूड, ये हो गया। अब यहां से थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना है, तो लिखते हैं क्या कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या होता है, तो देखिए Q1 के द्वारा Q2 पर, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाले बल को हम लिखते हैं, किस पर लग रहा है बल, Q2 पर, तो 2 पहले, किसके द्वारा 1 के द्वारा, तो 1, समझ रहे हैं क्या लिखे पहले, कैसे लिखेंगे इसको, तो किस पर फोर्स लग रहा है, तो Q2 पर, तो 2 पहले, किसके द्वारा Q1 के द्वारा, तो 1 बाद में, जिस पर वो पहले जिसके द्वारा वो बाद में, इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां से फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बाई क्या हो गया यहां पर R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कैसे। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ही आप वेक्टर फॉर्म में चेंज किए तो इसके डायरेक्शन में किसी यूनिट वेक्टर से क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हैं। तो R21 के डायरेक्शन में देखिए, तो ये F21 के डायरेक्शन में क्या है, ये R21 और R21 का वैल्यू आप यहां से निकाले हुए हैं क्या, ये तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं R21 का ये कैप, R21 का कैप। अब ये R क्या है, तो इसी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो यहां पर R लिखिए या फिर R21 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे है। और यह है क्या, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस का ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में, इसका यह क्या है, मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 बाई, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू इसका होल स्क्वायर है, क्या है ये होल स्क्वायर, और इसके जगह अभी आप जो ये लिखे ये, तो क्या आएगा यहां से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये आया F21 वेक्टर, क्या निकला ये F21। इसके बाद देखते हैं कि F12, जैसे हम लोग यहाँ पर F21 निकाले हैं ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं F12, यानी कहने का मतलब ये कि क्या निकाले हैं Q1 के द्वारा Q2 पर, तो अब निकालते हैं Q2 के द्वारा, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, ये Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो जैसे ही हम लोग ये फाइंड करेंगे क्या आएगा, देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग फोर्स के फॉर्म में, F के फॉर्म में, किस पर लग रहा है Q1 पर, तो 1 पहले, किसके द्वारा Q2 के द्वारा, तो 2 बाद में, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर तो होता है। अब ध्यान देना है इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए F12, यानी कि F12, तो देखिए F21 का डायरेक्शन इधर था और F12 का डायरेक्शन इधर है, तो F21 के दिशा में क्या लिए थे R21, तो हम लोग F12 के दिशा में क्या ले लेंगे, ये R12 कैप ऐसे ले लेंगे, और ये R क्या बताता है दोनों के बीच का डिस्टेंस ही, तो यहां पर R लिखें या R12 लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई, क्या लिख सकते हैं यहां से, ये R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देख सकते हैं इसका वैल्यू ये यहां से देख सकते हैं, इनटू ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई ये R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऐसे। अब यहां से थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इसको हम लोग एक फॉर्म और लिख सकते हैं, एक फॉर्म में। अब वह कौन सा फॉर्म होगा, तो वह हम लोग का फॉर्म हो जाएगा यहां से F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पावर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। ऐसे ही आप चाहेंगे तो यहां पर भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इनटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3। तो इस तरीके से ये रहा कौन सा फॉर्म, तो कूलम नियम के सदिश रूप के फॉर्म जो स्थिति सदिश रूप में है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि किसी एक आवेश पर कुल कितना बल लगता है यदि उसके चारों ओर n आवेश हो। देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। आप देख रहे हैं लिखा गया है बहुल आवेशों के बीच बल, और इसी को हम लोग ये भी नाम दे सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले ये हैं कि अगर किसी एक आवेश के चारों ओर और Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे n चार्ज हो तो उस पर कुल कितना फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बल कैसा राशि है, तो सदिश राशि है, और जब बल सदिश राशि है तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, सदिश योग के नियम के अनुसार जोड़ेंगे। सही है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई चार्ज ये Q1 है, कोई चार्ज ये Q1 है, ये मान लीजिए Q1, और इसके चारों ओर अगर ये Q2 Q3 Q4 ये, और ऐसे ही ये कुल Qn अगर n चार्ज हो तो इस Q1 चार्ज पर लगने वाला कुल फोर्स कितना होगा, ये
हम लोग जानेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस आवेश पर यानी कि Q1 चार्ज पर लगने वाला कुल बल इसके चारों ओर जो चार्ज है उन सभी चार्ज के कारण अलग अलग बल निकाल लीजिए। यानी कि Q1 पर Q2 के द्वारा कितना बल लगा, फिर Q1 पर Q3 के द्वारा कितना बल लगा, फिर Q1 पर Q4 के द्वारा कितना बल लगा, और ऐसे ही आप पूरे n तक बल निकाल लेंगे और सबका सदिश कर देंगे तो जो आएगा वही आएगा Q1 पर लगने वाला कुल बल। अब यहां ये समझिए कि अगर Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है तो इसके बीच एक बल लगेगा और Q1 पर बल लग रहा है इसलिए 1 पहले और Q2 के द्वारा तो 2 यहां पर ऐसे आएगा वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पर जब Q3 लाए चार्ज तो इसके बीच जो बल लग रहा था उसको ये Q3 प्रभावित नहीं करेगा, इससे यह क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। तो इस Q1 के द्वारा Q3 पर जो बल लगता है वो कितना, तो वह लगता है Q1 पर लग रहा है तो 1 पहले 3 के द्वारा तो Q3, ऐसे ही Q4 के द्वारा Q1 पर तो ये हो जाएगा F1 और ये 4, ऐसे ही तो इसके द्वारा F1 पर लग रहा है और N के द्वारा तो यहां पर हो जाएगा N Q1 के द्वारा। तो अब इन सबका सम, सबका क्या करना है, सम करना है। आप यहां देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे फिगर में हम लोग मात्र कितने लिए चार्ज, 2 चार्ज लिए। कितने चार्ज लिए, 2, क्योंकि हम लोग यहां पर देखना ये चाहते हैं 2 चार्ज से कि उसको लोग कैसे सम करेंगे। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लिखा भी गया है क्या कि ये Q1 चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है, और ये Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये Q1 चार्ज है। हम लोग 3 ही चार्ज यानी Q1, Q2 और Q3 में देखना चाहते हैं कि Q1 पर लगने वाला कुल फोर्स कितना है, Q1 पर लगने वाला कुल फोर्स कितना है। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट कि Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लगता है वो डायरेक्शन किधर होगा, तो Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स वो इसको, क्योंकि सभी के सभी चार्ज क्या है, सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, यानी समान आवेश है, तो क्या करेगा यह सबके सब रिपेल करेगा। यानी Q2 Q1 पर जब फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में, देख रहे हैं इसका डायरेक्शन इधर चला गया। Q3 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा तो ये इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा इस दिशा में, तो देख रहे हैं इधर फोर्स चला गया। अब Q1 पर फोर्स चूंकि Q2 द्वारा लग रहा है तो 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा तो F1 2, फिर Q3 के द्वारा जब फोर्स लग रहा है तो क्या लिखेंगे इसको, 1 पर फोर्स लग रहा है 3 के द्वारा तो F1 3। जब इस दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वह इस डायरेक्शन में आएगा। कौन सा लॉ लगा दिए यहां पर, तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिए, ठीक है। तो जैसे ही आप अप्लाई किए तो F1 क्या करेगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ने का काम करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि F1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्या यहां से, तो ये F1 2 प्लस F1 3, F1 2 प्लस F1 3, क्योंकि यहां पर 3 ही चार्ज लिए हैं, Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 और Q3 के द्वारा, ठीक है। अब यहां समझिए कि Q2 और Q3 ये जो ब्लैक से बनाया गया इसको समझिए। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या लिए हम लोग, R2 लिए, Q3 का पोजीशन वेक्टर क्या लिए, R3 लिए, और Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। तो ऐसे ही अगर कुल n चार्ज हो, आप देख रहे हैं ये सभी n चार्ज है, और अगर इन सभी के कारण हमको Q1 पर देखना है कि कुल कितना फोर्स लगता है, तो भी अब क्या देखें यहां पर F1 पर फोर्स, F1 फोर्स निकालना है। ऐसे यहां पर क्या लिखेंगे, F1 फोर्स इक्वल टू कितना, तो Q1 पर फोर्स लगता है F1 2 के द्वारा तो F1 2 प्लस 3 के द्वारा तो F1 3, क्योंकि हमेशा कहां पर फोर्स लग रहा है, 1 पर फोर्स लग रहा है इसलिए हमेशा 1 पहले रहेगा। फिर F1 4, क्यों 1 पर फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, 4 के द्वारा। ऐसे ही ये कहां तक जाएगा, तो ये n तक जाएगा, और 1 पर फोर्स लग रहा है ये Qn के द्वारा, तो कुल ये ऐसे हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब देखना क्या है कि इसका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपको F1 2 निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1, यहां पर Q1 Q2 छूट रहा है तो
तो ये Q1 किसके द्वारा, 1 और 2 के बीच, तो Q1 Q2, ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3 ऐसे आ जाएगा। तो ये तो आप समझ लिए क्या कि डायग्राम, इस डायग्राम में अगर 2 ही चार्ज है तो ये ऐसे निकलेगा, और अगर n चार्ज हो तो ये ऐसे निकलेगा। अब इसको पूरे अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। तो पहले इसको मिटाते हैं, तो देखते हैं पहले कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, उसको भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे, और उसके बाद हम करेंगे उसका डेरिवेशन। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, लिखा गया है अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान उस आवेश के चारों ओर उपस्थित अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब ये कि अगर किसी आवेश के चारों ओर अगर n आवेश हैं तो उस आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना, तो उसके चारों ओर जितने भी आवेश हैं सभी के कारण निकाल करके क्या करेंगे, उसका सदिश योग। यानी कि आप देखिए क्या Q1 है तो Q1 पर Q2 के द्वारा कितना फोर्स लगा, F12, Q1 पर Q3 के द्वारा कितना फोर्स लगा, F13। इस दोनों का सदिश योग कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा परिणामी बल। अब इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं क्या कि इसमें कौन कौन से आवेश लेते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर क्या क्या है। तो लिखा गया है माना कि निर्वात में, क्योंकि हम लोग मीडियम क्या लेंगे, निर्वात, तो लिखे माना कि निर्वात में n बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश रखे गए हैं, जिनकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। ये सभी वेक्टर फॉर्म में है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 पर लगने वाला कुल बल कितना, तो Q1 पर लगने वाले कुल बल F1 का मान, हम लोग ये मानते हैं कि Q1 पर जो लगने वाला कुल बल है वो क्या है, F1 है। तो इस F1 का मान कितना, तो ये F1 इक्वल टू हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर Q1 पर ही फोर्स लग रहा है Q3 के द्वारा, तो यहाँ पर F3 हो जाएगा। ऐसे ही ये कहां तक जाएगा, तो ये n तक, क्योंकि Q1 पर फोर्स लग रहा है Qn के द्वारा, तो ऐसे हो जाएगा। और ये अब हम लोग करना क्या है, तो हम लोग को F12 F13 F1n का वैल्यू फाइंड करना है, और उसको इसमें F12 F13 और ऐसे ही F1n का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं क्या कि Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, और ये किसके नियम से, तो ये है, यहां लिख देंगे पहले, कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार ऐसे हो जाएगा क्या, Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, और इसको हम लोग नाम क्या देंगे, Q1 पर तो 1 पहले और ये 2 बाद में, कितना हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R इंटू R कैप। देखिए ये R क्या है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये R12 कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ये भी R12, यहाँ पर तो इसका स्क्वायर होता है। अब देखे थे सदिश रूप वाले में, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो जब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे यानी स्थिति सदिश के रूप में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं हम लोग Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू इसके जगह R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहां से क्या हो जाएगा ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3। ये किसका वैल्यू आया ये, तो ये आया F12 का वैल्यू है। ऐसे ही जब हम लोग F13 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार Q1 पर Q3 द्वारा, तो लिखते हैं
Q1 पर Q3 द्वारा लगने वाला बल, तो यहां पर क्या लिखेंगे F13, क्या लिखेंगे यहां से F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q3 होगा इस बार, क्योंकि Q2 की जगह क्या कर देना है, Q3 कर देना है, इनटू ये क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3। और ऐसे ही अगर हम लोग किसके द्वारा कर दे, इन Qn आवेश के द्वारा, यानी कि यहां से इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसमें Q4 के द्वारा, Q5 के द्वारा, Q6 के द्वारा, ये सभी आ जाएगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे Q1 पर Qn द्वारा लगने बल, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 पर लग रहा है n के द्वारा, तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Qn, क्योंकि Q1 और Qn के बीच, और पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, तो देखिए Q1 Q2 है तो R1 माइनस R2, Q1 Q3 है तो R1 माइनस R3, तो यहां पर क्या हो जाएगा R1 माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 माइनस Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3। ये रहा टोटल फोर्स, हम लोग फाइंड कर लिए अलग अलग। अब क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे अब Q1 पर लगने वाला कुल बल, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर इक्वल टू, Q1 पर लगने वाले बल को क्या कहना है F1, किसके द्वारा, तो 1 पर लग रहा है 2 के द्वारा, प्लस 1 पर लग रहा है 3 के द्वारा, प्लस ऐसे ही कहां तक जाएगा, ये कुल n तक जाएगा, यानी 1 पर लग रहा है n के द्वारा। सबका वैल्यू लोग पुट करेंगे, जब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए इसमें से क्या कॉमन आएगा। देखिए आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर F12 में बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अगर F13 की बात की जाए तो यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और अगर F1n की बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये कॉमन आ जाएगा, तो लिख लेते हैं कॉमन लेकर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 कॉमन आ गया। यहां से क्या आएगा, तो यहां से बचेगा Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3, प्लस अगर यहां से लिखे तो क्या आएगा, यहां से आएगा Q3 इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाई ये R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3, प्लस और ये डॉट डॉट ये कहां तक जाएगा, तो ये यहां तक Qn वाला, तो ये क्या हो जाएगा यहां से Qn इंटू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3, और ये ऐसे हो जाएगा। अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे आ जाएगा, यहां देख लीजिए बस थोड़ा सा यही है, F1 वेक्टर इक्वल ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिख देते हैं Q1, ये तो आएगा ही। अब क्या क्या बदल रहा है, तो देखिए Q2 Q3 Qn, तो Q2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है Qn तक, तो समेशन में लिखेंगे हम लोग समेशन, और यहां कर देते हैं Qi, और इस i का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 2 से लेकर के n तक, इनटू R1 वेक्टर माइनस Ri वेक्टर कर दीजिए। ये क्यों, तो ध्यान दीजिए, देख रहे हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, R1 माइनस Rn, तो R1 तो पहले रह ही रहा है, चेंज कौन हो रहा है, माइनस के बाद हो रहा है, तो इसलिए क्या कर दिए ये R1 माइनस Ri, और फिर इसी का मैग्नीट्यूड, तो R1 माइनस Ri के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3, एंड दिस इज रिजल्ट। तो ये अब देखें अध्यारोपण के सिद्धांत के लिए कौन क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, और किसी एक आवेश पर
लगने वाले कुल बल का मान कितना होता है। अब इसी पर देखते हैं बेस्ट कुछ देखते हैं डेवलपर के सिद्धांत पर कुछ एग्जांपल्स को, जिसमें का पहला एग्जांपल है 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। कहने का मतलब ये कि आपको 3 आवेश दिए गए हैं Q1 Q2 और Q3 और तीनों का मान क्या है, Q है, तथा एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। यानी कि ये तीनों के तीनों आवेश कहां हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्ष पर है। त्रिभुज के केंद्र पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q, ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का केंद्रक है, ये केंद्र देख रहे हैं, इस पर क्या है, एक आवेश Q है और यह कैसा है, तो यह Q का सजातीय है, यानी कि Q1 Q2 Q3 जिस नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव है तो ये Q पॉजिटिव, नेगेटिव है तो Q भी नेगेटिव। तो बताना है कि इस Q पर कुल कितना बल लगता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो दिया ये है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू कितना, Q, क्योंकि तीनों किसके बराबर है, Q के बराबर है, ये दिया है। और क्या बोल रहे हैं, तथा L भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यानी कि तीनों का लेंथ कितना है, L। यहां से देख लीजिए, ये भी L, ये भी L और ये भी कितना, L, तीनों साइड कितना हो गया, तीनों भुजा L हो गया। अब ये बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज लिखेंगे क्या, कि चूंकि त्रिभुज के केंद्रक से त्रिभुज के केंद्रक से शीर्षों की दूरी क्या होती है, समान होती है, दूरी समान होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि त्रिभुज के केंद्रक से त्रिभुज के शीर्षों की दूरी क्या होती है, समान होती है। कहने का मतलब है कि OA इक्वल टू क्या, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू क्या, ये OC, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान ये देना हम लोग को कि क्या करना है कि Q चार्ज पर कुल कितना फोर्स लगता है, ये फाइंड करना है। तो आप अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या पढ़े, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप पढ़े ये हैं कि जिस आवेश पर टोटल चार्ज निकालना है उसके चारों ओर जितने भी चार्ज हैं उन सभी चार्ज के कारण आप अलग अलग फोर्स निकालेंगे और सब क्या करेंगे, सम, इन सबको जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं इसके चारों ओर कुल कितने चार्ज हैं, Q1 Q2 और ये Q3। तो हम लोग यहां पर इसको कर देते हैं B, यहां पर कर देते हैं C और यहां पर कर देते हैं B, ऐसे वो भी सही था, गलत नहीं था, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, हम लोग निकालते हैं पहले कि Q1 के द्वारा Q आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो लगने वाला बल, इसका नाम क्या दिया जाए, तो ध्यान दीजिए हम लोग देख रहे हैं कि Q1 के द्वारा Q पर लगने वाला बल, तो बल तो ठीक है हम लोग F1 नाम दे देते हैं, Q1 के द्वारा तो क्या नाम दे देते हैं, F1, Q2 के द्वारा तो क्या नाम देते हैं, F2, और Q3 के द्वारा तो क्या नाम देते हैं, F3। लेकिन आप अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़े थे कि जब भी जोड़ते हैं कैसे, सदिश योग के नियम के अनुसार। तो सदिश है तो दिशा बताना पड़ेगा। तो Q1 के द्वारा Q पर लगने वाला बल जिस नेचर का ये है उसी नेचर का ये भी है, अगर ये धनावेश तो ये भी धनावेश, ये ऋणावेश तो ये भी ऋणावेश। तो ऐसे में क्या करेगा, इसको ये रिपेल करेगा यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा इसका। ऐसे ही जब ये Q3 इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी सेम नेचर का है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा ऐसे। तो Q1 के द्वारा जो फोर्स लगा उसका नाम क्या दे दिया हम लोग, F1। Q2 के द्वारा जो फोर्स लगा उसका नाम क्या दे दिया हम लोग, F2। और ये जो Q3 के द्वारा फोर्स लगा उसका नाम दे दिया गया ये F3। तो यही हम लोग को F1 F2 F3 फाइंड करना है। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q के बीच। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q1
कैपिटल क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है ए ओ, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए तो किधर देख रहे हैं F1 नीचे की ओर है यानी ए से ओ की ओर है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं ए ओ वेक्टर, यूनिट वेक्टर होगा। अब क्या Q2 के द्वारा कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल, और ये कितना हो जाएगा, तो Q2 के द्वारा, इसलिए हम इसको F2 मान लेते हैं। अब ये बताइए, तो देखिए F2 तो इधर है यानी B से O की दिशा में, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q2 इंटू Q, क्योंकि Q2 और Q के बीच फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, तो ये BO, और डायरेक्शन क्या है, तो देख रहे हैं इधर ऐसे है यानी B से O की दिशा में, तो यहां पर क्या लिखेंगे BO का यूनिट वेक्टर। और फिर लिखते हैं Q3 के द्वारा कहां, तो Q3 के द्वारा Q पर यानी कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F3 नाम दे दिए इसका, F3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 नहीं बल्कि Q3 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस कितना है CO, और डायरेक्शन क्या है, तो देखिए ये डायरेक्शन तो इधर बता रहा है यानी C से O, तो ये हो जाएगा CO का कैप। ये क्या किया हम लोग Q1 Q2 और Q3 के द्वारा इस केंद्रक पर रखे आवेश कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगा ये फाइंड कर लिए ये तीनों। अब बताना है कि कुल फोर्स कितना, तो हम लोग क्या करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करते हैं। तो जब अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला कुल बल, और ये कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा हम लोग का F नेट, इसको F नेट कर देते हैं इक्वल टू क्या F1 प्लस F2 प्लस F3 यानी तीनों का सम, वेक्टर सम कर दिए, तीनों का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा F1 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहां से AO, और ये AO का कैप, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या हो जाएगा ये Q2 कैपिटल Q बाई BO, और ये BO का कैप, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 कैपिटल Q बाई CO, और ये CO का कैप। सब में से कॉमन आएगा, सब में से क्या कॉमन आएगा, तो ध्यान दीजिए ये कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में से कॉमन आ जाएगा ऐसे। और यहां से देखिए Q1 Q2 Q3 आप अभी देखे थे क्या कि तीनों इक्वल है, किसके बराबर, Q के बराबर, और आप यहां पर भी देख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहां से AO, और यहां पर क्या आ गया AO का कैप आ जाएगा, प्लस फिर यहां पर भी ये तो कॉमन आ चुका है, यहां पर Q2 का जगह पर क्या लिखेंगे Q और ये कैपिटल Q डिवाइडेड बाई BO, तो आप फिर क्या देखे थे कि ये AO BO और ये CO तीनों बराबर है, तो इस BO की जगह क्या कर देते हैं AO, और यहां क्या हो जाएगा ये BO का कैप। डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए AO और ये BO बराबर होगा, AO कैप BO कैप बराबर नहीं होगा, प्लस फिर यहां से ये कॉमन आ चुका है, फिर से क्या लिखेंगे Q ये कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे AO, और ये CO का कैप हो जाएगा ऐसे। इसके बाद हम लोग सब में से अब देख रहे हैं कि कॉमन आएगा, सब में से क्या कॉमन आएगा, तो सब में से अब देखिए स्मॉल q इंटू कैपिटल Q
डिवाइडेड बाई एओ कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन आएगा तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एओ, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एओ कॉमन आ गया। यहां से क्या आएगा, एओ वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, प्लस बीओ यूनिट वेक्टर प्लस सीओ, और ये भी यूनिट वेक्टर। अब यहां से हम लोग को एओ प्लस बीओ प्लस सीओ यूनिट वेक्टर के साथ इसका भी बताना है। तो आप देख रहे हैं एओ कैप यानी एओ का डायरेक्शन, तो ये कहां से, ए से ओ, तो ये नीचे की ओर है, और ये ऐसे आएगा, ये एओ इधर, ये हो गया एओ कैप हो गया। अब क्या चाहिए, बीओ, तो बीओ देख रहे हैं ये इधर जा रहा है, मतलब ये कुछ ये ऐसे है, ये इधर, इसका डायरेक्शन ये बीओ कैप। अब क्या, सीओ, तो सीओ देख रहे हैं ये ऐसे है, मतलब कि ये ऐसे जाएगा, और जब ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या गया इधर सीओ। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहां से तीनों क्या है, एक क्रम में है, देखिए एओ बीओ सीओ और ये बीओ तीनों एक क्रम में हो गया, और जब एक ही क्रम में हो गया तो तीनों का सम कितना, 0, यानी कि सिंस एओ कैप प्लस बीओ कैप प्लस सीओ कैप इक्वल टू 0, देयरफॉर जैसे ही यहां पर हम लोग रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ नेट इक्वल टू 0 एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से त्रिभुज के केंद्रक पर रखे आवेश कैपिटल क्यू पर लगने वाला कुल परिणामी बल कितना हुआ। इस लेक्चर में देखें कि कूलम नियम का सदिश रूप स्थिति सदिश के रूप में कैसे एक्सप्रेस होता है, और उसी पर बेस्ड देखिए आप अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि किसी एक आवेश पर कुल कितना बल लगता है यदि उसके चारों ओर कुल n आवेश हो, और उस पर बेस्ड एक एग्जांपल्स को। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड कीजिए आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।